Hello guys, welcome on my new main channel लर्निंग विद एजुकेशन मास्टर। आप इस वीडियो को फेसबुक पर भी देख सकते हैं, एजुकेशन मास्टर के पेज पे। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट भी जरूर करें, शेयर द वीडियो। ओके, आज हम पढ़ेंगे नेचर एंड पर्पसेस ऑफ बिजनेस। चैप्टर 1 है बिजनेस स्टडीज का है और क्लास 11 का है। तो आप रेडी हैं? चलें आगे। हियर वी गो। बिजनेस के बारे में पढ़ने से पहले हमको जानना होगा कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। यस वर्ड आया, लेकिन आया कहाँ से, पहले हमको यही जानना होगा। तो पढ़ते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर दोज विच इज डन बाय ह्यूमन बीइंग्स टू हैव सम सेटिस्फैक्शन एंड सम फॉर अर्निंग देयर लिविंग। कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं, कुछ सेटिस्फैक्शन मतलब कुछ मन की शांति के लिए होता है, और कुछ होता है पैसे कमाने के लिए या फिर अपने आजीविका मतलब लिवलीहुड चलाने के लिए। इन अर्ली डेज पीपल डू मैनी थिंग्स सच एज गोइंग टू टेम्पल, ट्रेडिंग गुड्स फॉर another good, but nowadays people have money in their hands to spend to buy new things and doing some social work for self satisfaction। पहले लोग ये काम करते थे कि गुड्स से गुड्स एक्सचेंज करके ट्रेडिंग करते थे, टेंपल जाते थे, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ होता था, कहते हैं हिंदी में। लेकिन अब लोगों के पास मनी है, उससे लोग अपने पैसे को खर्च करते हैं अपने सेटिस्फैक्शन के लिए भी। इस टाइम में हमने पढ़ा ह्यूमन एक्टिविटीज़ के बारे में। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। ह्यूमन एक्टिविटीज़ की टाइप्स कितनी होती हैं? 2 टाइप्स की होती हैं। आर 2 टाइप्स, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो होती हैं जहाँ पर पैसे कमाने के लिए लोग काम करते हैं, या तो प्रोफेशन में या एम्प्लॉयमेंट या बिजनेस है उनका, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं? जो सेल्फ सेटिस्फैक्शन मतलब अपने मन की शांति के लिए की जाती हैं, जैसे कि टेंपल में जाते हैं, चैरिटी वर्क करते हैं लोग। ह्यूमन एक्टिविटीज़ 2 तरह की होती हैं, इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक। हमने पढ़ लिया था, तो पहले पढ़ेंगे हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती क्या है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर दोज विच इज डन बाय ह्यूमन बीइंग टू अर्न देयर लिविंग सच एज डॉक्टर, बिजनेस एंड गेट एम्प्लॉयमेंट अंडर अ फर्म। ये सब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं जहाँ पर डॉक्टर भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है, पैसे कमाने का काम कर रहा है, बिजनेसमैन भी पैसे कमाने का काम कर रहा है, और कोई पर्सन है एम्प्लॉयड मतलब एम्प्लॉय है, वो भी पैसे कमाने का काम कर रहा है। इकोनॉमिक एक्टिविटी पढ़ ली। अब पढ़ेंगे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती क्या है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर दोज इन विच ह्यूमन बीइंग डू वर्क ओनली फॉर सेल्फ सेटिस्फैक्शन सच एज गोइंग टू टेम्पल, डूइंग चैरिटी वर्क। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होती हैं जहाँ पर ह्यूमन बीइंग सेल्फ सेटिस्फैक्शन यानी अपनी मन की शांति के लिए मतलब अपनी मन की शांति के लिए काम करता है। जैसे टेंपल जाते हैं, हम पूजा पाठ करते हैं, और वो भी एक तरह से हमको सेटिस्फैक्शन मिलता है कि हमने पूजा पाठ किया। और दूसरा है चैरिटी वर्क, हम कोई चैरिटी वर्क कर रहे हैं, वो भी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आता है। हमने इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पढ़ ली। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के टाइप्स पढ़ेंगे। बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट 3 तरह की होती है। पहले पढ़ेंगे बिजनेस। बिजनेस क्या होता है? इज टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज डन बाय ह्यूमन बीइंग टू अर्न देयर लिविंग। ह्यूमन बीइंग करता है, काम करता है अपने लिविंग चलाने के लिए, अपने मतलब पैसे कमाने के लिए काम करता है। इट इज़ रिलेटेड विद द प्रोडक्शन, सेल, परचेज। इन चीज़ों से रिलेट करता है बिजनेस हमेशा, और उनकी मेन एम होता है प्रॉफिट मेकिंग। ये प्रॉफिट के लिए ज़्यादातर काम करते हैं। उसके बाद प्रोफेशन आ जाता है। प्रोफेशन क्या होता है? इट इज़ टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज डन बाय ह्यूमन बीइंग इन विच स्पेसिफाइड बॉडी ऑफ नॉलेज रिक्वायर्ड सच एज चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर एक्सेट्रा। यहाँ पर प्रोफेशन में ये होते हैं कि कुछ प्रोफेशनल्स होते हैं जो जिनको एक स्पेसिफिक करने के बाद डिग्री मिलती है या तो फिर लाइसेंस मिलता है, जैसे कहते हैं, उनसे काम। 2 तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी पढ़ ली, बिजनेस, प्रोफेशन। अब हम पढ़ेंगे एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? इट इज टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इन विच ह्यूमन बीइंग डू वर्क अंडर अ पर्सन। एक पर्सन के अंडर काम करता है। अब पर्सन गेट फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी कॉल्ड एज सैलरी। उनको जो पर्सन अंडर काम करता है उनको एक फिक्स्ड सैलरी मतलब फिक्स्ड मनी मिलता है, जिसको हम लोग सैलरी कहते हैं।
टाइम टू टाइम बोनस इंक्रीमेंट एंड प्रमोशन आर गिवन बाय एम्प्लॉयर टू एनकरेज द एम्प्लॉयज़। मतलब जो एम्प्लॉयर जो मालिक होता है वो टाइम टू टाइम प्रमोशन बोनस ये सब देता रहता है ताकि उसका जो एम्प्लॉय है वो उसके लिए लगातार काम करता रहे। हमने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं, पिक्चर ऑफ बिजनेस पढ़ते हैं। तो फर्स्ट है एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी है क्योंकि यहाँ पर हमेशा मॉनेटरी ट्रांजेक्शन होती रहती है, मीनिंग कि यहाँ हमेशा मनी के रिलेटेड ट्रांजेक्शन होती रहती है। सेकेंड है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हमेशा ये गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है ताकि वो आगे कस्टमर को सेल कर सके। थर्ड इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऐसे है क्योंकि बिजनेस हमेशा प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए सोचता रहता है कि कहाँ से प्रॉफिट मैक्सिमाइज, मतलब कहाँ से हम लोग प्रॉफिट कमा लें, वो बिजनेस हमेशा सोचता रहता है। डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज, हमेशा डील करता है गुड्स एंड सर्विसेज में। जो प्रोड्यूस करेगा वही चीज़ उसी को सेल करेगा, उसी में डील करेगा। सो डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज। लास्ट वन इज रिस्क is involved according to the scale of business। बिजनेस का स्केल मतलब बिजनेस का लागत देखते हुए रिस्क होता है। जैसे छोटे बिजनेस में मतलब स्मॉल स्केल बिजनेस में कम रिस्क होगा, वहीं लार्ज स्केल बिजनेस में रिस्क ज़्यादा होगा। ओके, तो हम पढ़ेंगे अब बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। बिजनेस कुछ उद्देश्य होते हैं वो हम पढ़ेंगे। फर्स्ट इज इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होता क्या है, मतलब पैसे से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्या है, पहले पैसे से रिलेटेड उद्देश्य क्या है, बिजनेस क्या होते हैं। तो फर्स्ट है सर्वाइवल। सर्वाइवल एक कंपनी की बेसिक नीड होती है। जो कंपनी बिल्कुल सोच चलती है कि मैंने सर्वाइव करना है, तो वो सर्वाइव कैसे करेगी, जब अपना प्रॉफिट कमाएगी और कम से कम अपना कॉस्ट क्लियर करेगी। ओके, तो नेक्स्ट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है बिजनेस के लिए ताकि वो सर्वाइव कर सके, ताकि वो अपनी कम से कम बिजनेस करने का कुछ ना कुछ उसको फायदा हो सके। थर्ड इज ग्रोथ। जब सर्वाइवल और प्रॉफिट होता है तो ग्रोथ भी अपने आप हो जाती है। ग्रोथ हर एक कंपनी की, हर एक बिजनेस का मोटिव होता है कि हम धीरे धीरे ग्रो करते रहे। कुछ बिजनेस के इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के बाद हम पढ़ेंगे सोशल ऑब्जेक्टिव। बिजनेस कुछ समाज के प्रति उद्देश्य क्या क्या होते हैं। फर्स्ट इज सोशल सर्विस करना हर एक कंपनी की मोटिव में आता है क्योंकि उससे उसके कस्टमर बनते हैं। सेकेंड इज अवॉइडेशन ऑफ पोल्यूशन कम करना, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, एम्प्लॉयमेंट लोगों को देना। अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर ट्रेड, मतलब लीगल काम करना, इलीगल जैसे ब्लैक मार्केटिंग ना करना। सप्लाई ऑफ डिजायर्ड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, जिस तरह की क्वालिटी कस्टमर डिमांड करता है उस तरह की प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचाना। ये कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव्स हैं बिजनेस के। इकोनॉमिक एंड सोशल ऑब्जेक्टिव के बाद हम पढ़ेंगे ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं बिजनेस के। तो फर्स्ट है गिविंग पर्सनल फैसिलिटीज सच एज फ्री एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज एक्सेट्रा। कंपनीज होती हैं वो अपने एम्प्लॉयज को हेल्थ फैसिलिटीज भी देती हैं और फ्री एजुकेशन उनके बच्चों को भी प्रोवाइड करती हैं। सेकेंड इज इन्वॉल्व एम्प्लॉयज इन डिसीजन मेकिंग एंड गिविंग रिस्पेक्ट टू द एम्प्लॉयज, यानी कि अगर एम्प्लॉयज़ को डिसीजन मेकिंग में अगर जगह मिले, यानी वो अपने सजेशन दे सके किसी भी डिसीजन मेकिंग में और उसको रिस्पेक्ट मिले, तो एम्प्लॉयज़ मोटिवेट होता है और एम्प्लॉयज़ के प्रति उसका बिजनेस का जो उद्देश्य होता है इससे पूरा हो जाता है। थर्ड वन इज प्रोवाइडिंग गुड वर्किंग कंडीशंस, मतलब कि वर्किंग कंडीशन अच्छी, मतलब आसपास जो जैसे काम कर रहे हैं तो आसपास ड्रिंकिंग फैसिलिटी अच्छी होनी चाहिए, सैनिटाइजेशन अच्छी होनी चाहिए, और भी फैसिलिटीज़ हैं वो भी अच्छी होनी चाहिए ताकि वर्कर अपना बेस्ट दे सके, ठीक है। फोर्थ वन इज पेमेंट ऑफ फेयर वेजेस एंड सैलरीज, यानी कि कंपनी अपने वर्कर्स को, अपने एम्प्लॉयज़ को बिल्कुल फेयर, मतलब जितना वो काम कर रहा है काम के हिसाब से उसको वेजेस या सैलरी दे ताकि एम्प्लॉयज़ मोटिवेट हो सके, अच्छा प्रोडक्शन कर सके। बिजनेस को क्लासिफाई किया हुआ है दो पार्ट्स में, इंडस्ट्री और कमर्स। इंडस्ट्री के 3 टाइप्स हो जाएंगे, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टर्शियरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री में वो आते हैं जो 2 टाइप्स यहाँ पर,
एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्टिव जो होते हैं जो माइनिंग का काम करते हैं, और जेनेटिक वो होते हैं जो ब्रीडिंग का काम करते हैं या फिर पॉलिनेशन ऐसे करते हैं। ओके, तो सेकेंडरी इंडस्ट्री में आते हैं मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वो होती हैं जो प्रोडक्शन करती है, गुड्स एंड गुड्स की प्रोडक्शन करती हैं। और कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री में आ जाते हैं जो कंस्ट्रक्शन का वर्क करते हैं, जैसे ब्रिज बनाना, फ्लाईओवर्स बनाना, ये सब कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्रीज में आ जाते हैं। ठीक है, थर्ड है टर्शरी इंडस्ट्री। टर्शरी इंडस्ट्री में सारी सर्विसेज आ जाती है, जैसे ट्रांसपोर्ट हो गया, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग, सारी सर्विसेज इसके अंडर आ जाते हैं। ठीक है, फिर कॉमर्स क्या आता है? कॉमर्स को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड। ट्रेड में आ जाते हैं इंटरनल, एक्सटर्नल। इंटरनल जो अपने कंट्री के अंदर हो, मतलब बिटवीन स्टेट्स हो सकता है और बिटवीन सिटीज हो सकता है। ठीक है, फिर एक्सटर्नल होते हैं जहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। और इंटरपोर्ट आपके लिए एक नया वर्ड है। इंटरपोर्ट वो होता है जब एक कंट्री इंपोर्ट करता है, ठीक है, फिर वो वही चीज उतनी क्वांटिटी दूसरे कंट्री को एक्सपोर्ट कर देता है। वही वो एज ए मीडियम काम करता है। ठीक है, इंटरपोर्ट में। और इंटरनल में रिटेलर्स, होलसेलर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ओके, फिर एड्स टू ट्रेड में सर्विसेज में आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस एंड एडवर्टाइजिंग, ये सब सर्विसेज में आ जाता है। ओके, इंडस्ट्रीज को थोड़ा हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टर्शियरी इंडस्ट्री मैंने बताया था पहले। ठीक है, फिर प्राइमरी इंडस्ट्री को जेनेटिक और एक्सट्रैक्टिंग इंडस्ट्री में क्लासिफाई किया हुआ है। ब्रीडिंग ऑफ कैटल एंड बर्ड्स यहाँ देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, फिर पिसिकल्चर जहाँ पर फिश को रखा जाता है, उसकी देखभाल की जाती है। ठीक है, फिर डेयरी फार्मिंग जहाँ पर गाय और भैंस रखते हैं। ठीक है, उसके बाद नर्सरी जहाँ प्लांट्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, और वहाँ प्लांट्स को मतलब वहाँ पर क्राफ्टिंग की जाती है। ठीक है, ताकि वो एक प्लांट से दूसरे प्लांट ग्रो कर सके, वहाँ पर सीड्स भी मिलते हैं। ओके, फिर एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में माइनिंग, फिशिंग एंड टिम्बर कटिंग, ये सब एक्सट्रैक्टिंग इंडस्ट्री में आ जाता है। ओके, फिर सेकेंडरी इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्टिव। मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है? एनालिटिकल, सिंथेटिकल, असेंबली, प्रोसेसिंग, ये सारे मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं। ओके, फिर उसके बाद कंस्ट्रक्टिव में रोड बनाते हैं, डैम बनाते हैं, ब्रिज बनाते हैं, ये सब कंस्ट्रक्टिव में आ जाते हैं। उसके बाद टर्शियरी इंडस्ट्री में कौन सा आ जाएंगे? जो सारे सर्विसेज होंगी, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग, ये सब टर्शियरी इंडस्ट्री में आ जाते हैं। ओके, इंडस्ट्रीज को हम थोड़ा फ्लो चार्ट में कर सकते हैं। प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी एंड टर्शियरी इंडस्ट्री का फ्लो चार्ट आगे मैं 30 सेकेंड्स के लिए आपके लिए छोड़ता हूँ, तो आप ताकि आप थोड़ा और ग्रैब कर सकें। ओके, अब कॉमर्स कुछ फंक्शन पढ़ लेते हैं। कॉमर्स कुछ फंक्शंस होते हैं। फर्स्ट इज पर्सन। यहाँ पर हिंड्रेंसेस मतलब होता है कि रुकावटें दूर करना। ठीक है, तो ये फर्स्ट है पर्सन के हिंड्रेंसेस कैसे, मतलब रुकावट कैसे दूर करता है? एक तरफ प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहा है गुड, एक तरफ कंज्यूमर कंज्यूम करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए उसको, तो वो दोनों के बीच में प्रोडक्ट कस्टमर के पास कैसे पहुंचेगा? तो यहाँ ट्रेडिंग सेक्टर हेल्प करता है यहाँ से वहाँ ट्रेड करने के लिए। ठीक है, सेकेंड वन प्लेस में ट्रांसपोर्ट हेल्प करता है इस प्लेस से दूसरे प्लेस ले जाने में। थर्ड इज टाइम में हेल्प करता है। वेयरहाउसिंग से एक टाइम की चीज़ हमको दूसरे टाइम में मिल जाती है, जैसे सीजनल जो प्रोडक्ट्स होते हैं। फिर फोर्थ इज एक्सचेंज में कौन हेल्प करता है? बैंकिंग हेल्प करता है, यानी बैंकिंग सेक्टर हमको एक्सचेंज प्रोवाइड करता है। जैसे मनी को हम एक्सचेंज कहते हैं, तो वो बैंकिंग सेक्टर प्रोवाइड करता है। रिस्क कहाँ से हमको बेयर करने को मिलता है? फिर इंश्योरेंस जो सेक्टर होता है वो रिस्क को
बियर करता है या फिर इंश्योरेंस करवाता है। ओके, फिर लास्ट वन इज नॉलेज। नॉलेज हमको कहाँ से मिलेगी, कस्टमर को नॉलेज कहाँ से मिलेगी, वो एडवर्टाइजिंग से मिलेगी। तो एडवर्टाइजिंग, रेगुलर एडवर्टाइजिंग कमर्स करता रहता है। ओके, हम आगे बिजनेस रिस्क पे। बिजनेस रिस्क होता क्या है, जो बिजनेस होता है उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, वो वही हेल्प करता है हमें आगे ग्रो करने के लिए। तो हम उसके पहले नेचर पढ़ लेते हैं। नेचर क्यों होता है, अराइजेस ड्यू टू अनसर्टनिटी, यानी जब पता नहीं होता फ्यूचर में क्या होगा तब ये रिस्क अराइज होता है, तब ये रिस्क उभरता है। ओके, उसके बाद एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। बिजनेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जब अगर रिस्क नहीं होगा तो बिजनेस नहीं चल सकता। डिपेंड्स ऑन नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। बिजनेस का जो नेचर और साइज है उसके आधार पे रिस्क होता है। जैसे छोटा बिजनेस है तो कम रिस्क होगा, बड़ा बिजनेस है तो ज़्यादा रिस्क होगा। प्रॉफिट इज रिवार्ड ऑफ टेकिंग रिस्क। प्रॉफिट हमेशा नहीं होता, लेकिन अब होता है तो प्रॉफिट सही होता है, क्योंकि रिस्क इम्पोर्टेंट पार्ट है। रिस्क लेना बिजनेस को बहुत जरूरी होता है। ओके, उसके बाद हम आगे बिजनेस रिस्क के कॉजेस, मतलब बिजनेस लिया क्यों जाता है। ठीक है, उसके चार फैक्टर होते हैं। फर्स्ट इज नेचुरल कॉज। नेचुरल कॉज यानी कुछ फैमाइन आ गया या फ्लड आ गया या अर्थक्वेक आ गया, उसके वो पता नहीं होता फ्यूचर में क्या होगा, तो हम रिस्क लेते हैं कि फ्यूचर में पता नहीं क्या हो जाए, नेचुरल कोई डिजास्टर आ सकता है। ओके, उसके बाद ह्यूमन कॉजेज हो सकते हैं, जैसे कि कोई भी एम्प्लॉई है वो चीट कर सकता है, या फिर वो फ्रॉड कर सकता है, वो कोई इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन दूसरी कंपनी बता सकता है। ठीक है, तो वो भी रिस्क में आता है। ओके, फिर इकोनॉमिकल रिस्क कैसे लेते हैं, जैसे हमको पता नहीं फ्यूचर में इस प्रोडक्ट की डिमांड होगी नहीं होगी, लेकिन हम फिर भी रखते हैं अपने पास कि कस्टमर डिमांड करेगा तो हमारे पास होना चाहिए, अगर नहीं बिका तो हमारा लॉस में रहता है। ठीक है, पर फिजिकल रिस्क हम ये लेते हैं कि हम अगर इन्वेंट्री में स्टॉक रखे हुए हैं तो वो क्या पता जल जाए, क्या पता खराब हो जाए, फिर भी हम ये भी रिस्क में आ गए। ओके, तो हम आगे बिजनेस रिस्क के टाइप्स क्या होते हैं बिजनेस रिस्क के। फर्स्ट इज इंश्योरेबल, जिसका इंश्योरेंस हुआ हो, जो बाद में पैसा वापस मिल सकता है, उसका मतलब आधा मिल सकता है उसका पैसा वापस। उसके बाद नॉन इंश्योरेबल, जिसका इंश्योरेंस नहीं हुआ है, उसका कोई क्लेम नहीं मिलने वाला। ओके, स्पेकुलेटिव रिस्क, यहाँ पॉसिबिलिटी दोनों की हो सकती है कि एक तरफ प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाए तो हमारी वो प्रॉफिट में चल जाएगा, और प्रोडक्ट की डिमांड कम होगी तो वो लॉस में चल जाएगा। वो ये फैक्टर पैशन की चेंज में आता है। ठीक है, जब पैशन चेंज होता है ना तो डिमांड एक बार बढ़ जाती है या फिर बिल्कुल कम हो जाती है। ओके, तो ये पॉसिबिलिटी दोनों की होती है, प्रॉफिट या लॉस। ओके, उसके बाद प्योर रिस्क पता है हमको पूरा लॉस ही होना है या पूरा प्रॉफिट ही होना है। ओके, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये प्योर रिस्क बहुत ज़्यादा वो होता है, विशेष होता है कि बहुत कम बिजनेस से ये वाला रिस्क लेते हैं। आगे वीडियो के एंड में अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक बटन दबा सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके जो नॉन पर्सन्स हैं, वो इस वीडियो का लुत्फ उठा सके, मतलब कि आनंद उठा सके।